हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। 10 ऐसे आपको पॉइंट्स देने वाला हूं जिनको आप लोग यूटिलाइज करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं और तो और अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हैं। तो बगैर आपका समय बर्बाद किए चलिए करते हैं इस वीडियो की शुरुआत। लेट्स गेट स्टार्टेड। 6वें नंबर में बात आती है आपको जो रिस्क है वो रिस्क कैलकुलेट करके चलना है। जैसे आपने देखा होगा स्कैम 1992 में के अंदर कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन भाई उनको भी पता था कि मैं एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं, तो वहां पे वो चीज आपको डायलॉग के अंदर नहीं दिखाई गई। लेकिन मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूं कि वो लोग भी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। जो मुकेश अंबानी है वो भी कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, जो बड़े बड़े करोड़पति भी हैं वो भी एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो आपको भी कैलकुलेट करना है अपना रिस्क को, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो जिसको हम लोग कहते हैं, कि आपको इस काम में लॉस इतना है और प्रॉफिट इतना है। भाई अगर देखो प्रॉफिट उसके बराबर का है तो भाई कभी मत करना वो काम। अगर प्रॉफिट उससे दुगना तिगना 4 गुना 5 गुना है तो भाई कट डालो, आज ही से चालू करो। जैसे हम लोग अगर ट्रेडिंग करते हैं तो ट्रेडिंग के अंदर 1:2 मिनिमम हमको चाहिए ही चाहिए होता है। इसलिए आपको अपने जो भी आपके रिस्क हैं, जैसे म्यूचुअल फंड कर रहे हैं, एफडी कर रहे हैं, जो भी रिस्क होता है वो सारे रिस्क को कैलकुलेट करना है। एक कागज पेन के ऊपर लिखिए, फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा कि मेरा जो रिस्क है वो कितने रुपए का है। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें कितने रुपए का रिस्क है और कितने का रिवॉर्ड है। अगर ये चीज चल गई तो कितना रुपए मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपना बताता हूं, मैंने एक कैमरा खरीदा, मैंने लाइट खोला, स्टूडियो लगाया, मेरी इन्वेस्टमेंट 1 लाख रुपए आई। जो मेरे पास नॉलेज थी उसको मैंने शेयर करना चालू किया। रिस्क कितना है 1 लाख रुपए डूबने का, जो कि मेरा डूबेगा तो कैसे डूबेगा, साल करके आप देखेंगे अगर तो 10,000 रुपए का डूबेगा पर ईयर के हिसाब से। अब फॉर एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ 1 लाख रुपए मेरा डूबेगा, लेकिन रिटर्न्स मेरे को कितना मिलेगा, रिटर्न्स इसका 10x 15x 20x, क्योंकि भाई यूट्यूब पे जो चल जाता है वो चल जाता है। एक वीडियो की स्पॉन्सरशिप का भी 30,000 रुपए मिल जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग में और भी बहुत सारी चीजें होती है। अगर जानना चाहते हो तो बताना कमेंट करके, मैं आपके लिए वीडियो बना के बताऊंगा। 7वें नंबर बात आती है आपको डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट के अंदर नहीं करनी है, अपने अंदर भी आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपकी इनकम किसी एक बिजनेस से आ रही होगी, आपको उस इनकम को 2-3 जगहों पे बांटना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे जो मेरी इनकम थी वो मेरे ऑफलाइन बिजनेस से आ रही थी जिसका नाम ऑसम प्रिंट था। भाई मेरे को समझ में आया कि भाई देखो ये प्रिंटिंग का काम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता है। दूसरा, मेरे को कोई एक और स्ट्रीम चाहिए जहां से मैं पैसा कमा सकूं। मेरे को पता था यूट्यूब मेरे को बहुत सालों से करना था, लेकिन मैंने कर नहीं पा रहा था। उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट लगाई और यूट्यूब को स्टार्ट किया, मैंने शेयर मार्केट को स्टार्ट किया। मेरे पास आज की डेट में 3 इनकम ऑफ सोर्सेज हैं और सारे मैं बिल्ड करने वाला हूं। जैसे एफिलिएट मार्केटिंग करने वाला हूं, फनल क्रिएट करने वाला हूं, सेल्स प्रोडक्ट क्रिएट करने वाला हूं और भी बहुत सारी चीजें मैं प्रोड्यूस करने वाला हूं, जो कि मेरे दिमाग में आइडियाज हैं। उन सभी को मेरे को इंप्लीमेंट करके देखना है और इंप्लीमेंट करते ही बूम आग लगा देंगे। 8वें नंबर में बात आती है, ये बात है सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए। एम्प्लॉय बेनिफिट्स को आप लोग मैक्सिमाइज करें। मतलब आप हो सकता है आप लोग नौकरी कर रहे हो, अगर नौकरी आप लोग कर रहे हैं तो आप अपने एचआर वगैरह से बात कीजिए कि आप लोगों के जो एम्प्लॉय बेनिफिट्स हैं उनको बढ़ाया जाए, या फिर जो भी आप इनकम वगैरह होती है उसको कुछ वहां पर भी दिखाया जाए जिससे आपके पास टैक्स सेविंग भी हो। भाई ये लीगल मेथड है टैक्स बचाने का। तो ये सारी चीजें बात करनी होंगी अपने एचआर मैनेजर वगैरह से, और आपको अपने जो भी बेनिफिट्स हैं वो बढ़वाने होंगे। अपनी स्किल को अगर आप इंप्रूव करेंगे तो आपके बेनिफिट धीरे धीरे बढ़ने लगेंगे। उनके साथ अच्छे रिलेशन बना के कंपनीज के साथ वर्क करेंगे ना तो आपके लिए वो लोग अपने आप प्रमोशन करने लगेंगे, क्योंकि भाई हर कंपनी को चाहिए कि हमारे पास एक मल्टी टास्क करने वाला बंदा हो। 9वें नंबर पे बात आती है आपको अपने टैक्सेस की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे हैं जिनको टैक्सेस का काम नहीं आता। भाई देखो मैं ये जानता हूं कि आपको किसी पे भी अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे भले ही वो सीए हो, चाहे भले ही वो अकाउंटेंट हो। आपको हर चीज को परखना होगा। अब आप परखेंगे कैसे अगर आपको खुद ही जानकारी नहीं होगी। जैसे मैं हूं, मेरे को भाई ये पता है इसी वाली जो रिबेट मिलती है वो 1.5 लाख की मिलती है, जो ऐसे ऐसे करके मैं टैक्स बचा सकता हूं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मैं इंटीग्रेट करके टैक्स बचा सकता हूं। ये सारी चीजें आपको देखनी होगी, कहां पे मैं टैक्स बचा सकता हूं, कहां पे मैं और कोई पैतरा अपना सकता हूं इस टैक्स को बचाने के लिए। कौन कौन सी, कहीं ऐसा तो नहीं अकाउंटेंट मेरे साथ छेड़खानी कर रहा हो। अकाउंटेंट्स मेरे जो जीएसटी नंबर है उस पर किसी और का ब्लैक का मनी वाइट कर रहा हो, ये सारी चीजें आपको देखना आनी चाहिए। वो तो उसका तो काम है करना, वो कर भी देगा आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे मेरे को लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मैंने तुरंत एक्शन लिया, मेरे को पता लगा, क्योंकि भाई मैं उस मामले में भी नॉलेज रखता हूँ थोड़ी बहुत,
जीएसटी के मामले में, मतलब आपको कुल मिला के थोड़ी थोड़ी स्किल होनी चाहिए कि किस तरीके से आप अपने इनकम टैक्स को फाइल करेंगे, किस तरीके से आप लोग अपने जीएसटी को फाइल करेंगे, जो कि बहुत कठिन नहीं है। अगर आप चाहें तो 1 महीने के अंदर सीख सकते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर कौन कौन सी रिबेट्स होती हैं, जीएसटी के अंदर कौन कौन सी रिबेट्स होती हैं और बाकी बहुत सारी चीजें होती हैं। हो सकता है ऐसा कि आपका जो वकील हो वो आपके टैक्सेस को छुपा रहा हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको ब्लैक के अंदर इन्वॉल्व कर रहा हो और कह रहा हो कि ये वाइट है। ये सारी भी बहुत सारी मैटर्स होते हैं जो ये सारी चीजें आपको जानना बहुत अनिवार्य है। 10वें नंबर में बात करते हैं, आपको हमेशा इमरजेंसी फंड बना के रखना है। पता है क्यों? क्योंकि अनएक्सपेक्टेड कोई भी आपके ऊपर मुसीबत आ गई अगर, तो अब आप क्या करेंगे? आप मुझको जवाब दीजिए, बताइएगा कितने लोगों ने इमरजेंसी फंड बना के रखा है? तो भाई ये देखो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इमरजेंसी फंड नहीं बना के रखा। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग इमरजेंसी फंड का जरूर उपयोग करें, क्योंकि अगर आपने इमरजेंसी फंड नहीं बनाया तो आपका भी वैसा ही हश्र होगा जैसा कोविड-19 के दौरान कुछ मकान मालिकों का हुआ था। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो खुद खाना खरीद लें या सब्जी भाजी खुद से खरीद पाए। जो गरीबों के लिए खाना बट रहा था उनको भी वही खाना खाना पड़ा या छुपके लेके आना पड़ा। तो भाई ऐसी मजबूरी में किसी के साथ नहीं चाहता कि कभी भी किसी के साथ आए, लेकिन इसके लिए आपको एक प्रिपेयर होकर रहना होगा कि मेरे पास कोई भी मुसीबत आ सकती है। भाई ये तो मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया, लेकिन मैं अगर आपको और बताऊं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो सकता है। मान लीजिए किसी की आपके परिवार के अंदर तबीयत अचानक से खराब पड़ गई, 2-3 लाख रुपए मेडिकल का आराम से लग जाता है। अगर आपने इंश्योरेंस लिया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है नावी इंश्योरेंस का, वहां से जाके इंश्योरेंस आराम से आप लोग ले सकते हैं। 300 रुपए से भी कम का इनका प्लान स्टार्ट हो जाता है। तो आपको ये सारी चीजें देखनी होंगी। आपको हमेशा अनएक्सपेक्टेड कोई भी डिसीज के लिए, कोई भी बीमारी के लिए, कोई भी एक्सीडेंट के लिए, जैसे मैं अपना बताता हूँ, मेरे बाइक का एक्सीडेंट हो गया, इंश्योरेंस उसका एक्सपायर हो गया था मोटरसाइकिल का, तो मेरे को लगभग 20 से 25 हजार का फटका लग गया। भाई सुन रहे हो, 20 से 25 हजार का फटका लग गया। अभी तक 1 साल होने वाला है गाड़ी का, बन नहीं पाई। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपको हमेशा खराब सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, वरना फिर आपको लोन लेना पड़ेगा और ऐसे टाइम पे लोन आपको बहुत महंगे मिलते हैं, 2-3% पर मंथ पे मिलते हैं, जो कि आपके लिए एक डेंजरस पॉइजनस डिसीज साबित हो सकती है। इसलिए मेरा ये कहना रहेगा कि आप नीचे जाएं डिस्क्रिप्शन से नावी हेल्थ इंश्योरेंस को अप्लाई कर दें, जिससे आप अपने एक्सीडेंटल अपने परिवार का कर दें, सबका कर दें। इसलिए ये 10 प्रिंसिपल को अगर आप फॉलो करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए, तब आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी साबित होगा और आप लोग फाइनेंशियली फ्री भी हो पाएंगे और अपनी जिंदगी को जी पाएंगे अच्छे से खुल के। अगर आपको ये फाइनेंस की नॉलेज अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस को पाने के लिए। धन्यवाद।